गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रोहित कुमार। हम जो हमारा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था मुगल कालीन जो प्रशासन के बारे में, तो हम उसी को आगे हम बढ़ाते हुए बात करते हैं मुगल कालीन प्रशासन में कि मुगल कालीन जो वजीर था, तो उस वजीर के जो निरीक्षण में जो कौन कौन से विभाग जो है कार्यरत थे। तो हम बात करते हैं वजीर के जो निरीक्षण में जो विभाग थे उन विभागों के बारे में। तो वजीर निरीक्षण में विभाग, तो वजीर के जो निरीक्षण करता था तो वजीर के जो निरीक्षण मतलब वजीर के जो अधीन है कौन कौन से जो विभाग है वो कार्यरत थे। तो उनमें हम बात करते हैं सबसे पहले दीवान ए खालसा। दीवान ए खालसा सरकारी भूमि का अधिकारी। दीवान ए खालसा होता था सरकारी भूमि का अधिकारी, तो ये जो है वजीर के अधीन जो है कार्यरत होता था। तथा दीवान ए तन जो है ये होता था नगद तनख्वाह देने वाला। नगद तनख्वाह देने का कार्य करता था दीवान ए तन करता था। तथा दीवान ए तबसीह लेखा जोखा करने वाला। दीवान ए तबसीह है जो है लेखा जोखा करने वाला। दीवान ए तबसीह है जो करता था लेखा जोखा कार्य। लेखा जोखा जो कार्य करता था वो दीवान ए तबसीह द्वारा किया जाता था। तथा दीवान ए जागीर होता था राजस्व कार्यों के लिए जो है राजस्व कार्यों के लिए दिया गया वेतन। राजस्व जो कार्यों के लिए जो वेतन दिया जाता था वो होता था दीवान ए जागीर। तो राजस्व कार्यों का जो वेतन दिया जाता था दोस्तों वो दिया जाता था दीवान ए जागीर के अंतर्गत। तथा दीवान ए बयूतात होता था मीर समान जो है मुगल कालीन जो प्रशासन का जो प्रबंध करता था तो उसके समान होता था वो दीवान ए बयूतात होता था। दीवान ए सादात होता था धार्मिक विभाग या धार्मिक मामलों की जो देखभाल करता था वो करता था दीवान ए सादात। धार्मिक मामलों की जो देखभाल की जाती थी वो दीवान ए सादात द्वारा की जाती थी। तथा 1580 ईस्वी में अकबर ने जो है परगनों में एक करोड़ी नामक 1580 ईस्वी में जो है अकबर ने परगनों में जो है करोड़ी नामक जो है एक पद ये प्रारंभ किया। मतलब करोड़ी होता था जो राजस्व का जो परगनों में जो राजस्व का जो इकट्ठा करने का जो कार्य करता था वो करोड़ी होता था। तथा गांव में नए अधिकारी जो है नियुक्त किए जो थे अकबर के समय गांव में नए अधिकारी नियुक्त हुए वो थे खुत मुकद्दम और चौधरी। गांव में नए अधिकारी नियुक्त हुए वो थे खुत मुकद्दम और चौधरी जो है अकबर के समय नए अधिकारी जो है नियुक्त हुए। तथा पटवारी उनकी जो है सहायता करता था। तथा सहायता इनकी करता था पटवारी, जो आज भी जो है गांव में जो होते हैं जैसे जमीन के जो पट्टे वट्टे या फिर वो सरपंच के जो सहायक होता है ग्राम सेवक जो होता है, तो ऐसे जो है उस समय पटवारी होता था वो जो है इनकी सहायता करने का कार्य करता था। प्रशासन के जो नियंत्रण के जो गांव थे, जो प्रशासन के नियंत्रण के गांव थे उनको क्या कहा जाता था? मावदा गांव। प्रशासन के जो नियंत्रण में जो गांव थे उनको मावदा गांव कहा जाता था। तथा शाहजहां के समय जो है प्रशासन और परगनों के बीच में जो है एक इकाई जो है चालू हुई, वो हुई चकला। चकला इकाई हुई चालू किसके समय? शाहजहां के समय। शाहजहां ने एक नई इकाई जो है प्रारंभ की, वो थी चकला इकाई।
तथा बंदरगाहों के प्रशासन के लिए मुसद्दी, मुसद्दी जो है, मुसद्दी है बंदरगाहों का प्रशासन जो देखता था वो देखता था मुसद्दी नामक अधिकारी। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो वजीर के निरीक्षण में कौन कौन से जो विभाग है वो कार्यरत थे। तो वजीर के जो नियंत्रण में हम विभागों के बारे में हम बात करते हैं तो देखते हैं वजीर के नियंत्रण में विभाग था दीवान खालसा, जो सरकारी भूमि का अधिकारी होता था। दीवान खालसा जो करता था कार्य वो सरकारी भूमि की देखभाल करना है, सरकारी भूमि का जो अधिकारी होता था उसको दीवान खालसा कहा जाता था, क्योंकि खालसा जो भूमि होती थी वो प्रशासन के सीधे नियंत्रण वाली भूमि होती थी, जिससे राजस्व जो इकट्ठा होता था वो सीधा प्रशासन में जाता था। तो दीवान खालसा होता था सरकारी भूमि का अधिकारी। दीवान तन होता था नगद तनख्वाह को जो देते थे, जैसे जागीर में तनख्वाह के दो प्रकार होते थे कि नगद देना और जागीर के रूप में देना, तो नगद तनख्वाह देने का जो कार्य होता था वो दीवान तन का होता था। दीवान तपसीह होता था, लेखा जोखा का जो देखने वाला होता था वो दीवान तपसीह नामक अधिकारी होता था। तथा दीवान जागीर जो होता था वो राजस्व कार्यों के लिए, जो कोई ने राजस्व कार्य किए और उनको जो वेतन दिया जाता था उस वेतन के लिए दीवान जागीर नामक पद होता था। तथा दीवान बयूतात होता था मीर समान जो है, जैसे मुगल काल जो प्रबंध करता था वो मीर समान के जो समान जो पद होता था वो दीवान बयूतात होता था। तथा दीवान सादात जो होता था धार्मिक मामलों की देखभाल करने वाला। तथा मुसद्दी होता था बंदरगाहों का प्रशासन जो करने वाला, जो बंदरगाहों का जो प्रशासनिक जो नियंत्रण करता था वो मुसद्दी नामक अधिकारी होता था। तथा हम बात करते हैं कि जो परगने होते थे तो अकबर ने 1580 में करोड़ी नामक जो एक नया पद जोड़ा जो राजस्व को इकट्ठा करने का जो कार्य करता था। इस करोड़ी की अलावा जो है गांव में नए पद जोड़े खुत, मुकद्दम और चौधरी, जिनकी सहायता करता था पटवारी। तथा जो गांव होते थे प्रशासन के सीधे नियंत्रण में इनको मावदा या दीहे गांव, मावदा या दीहे गांव है इनको कहा जाता था। शाहजहां ने इसमें एक नया परिवर्तन किया, उसने जो है इन जो परगने और जो प्रशासन के जो नियंत्रण के जो एक बीच की जो इकाई थी उनको इसने जो है एक नया नाम दिया, चकला इकाई का नाम शाहजहां के द्वारा दिया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं मुगल काल के जो है अन्य कौन कौन से जो है पदाधिकारी थे। तो मुगल काल के जो है ये तो है वजीर के निरीक्षण में, हमने पहले पढ़े थे मुगल काल का जो है केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। अब पढ़ा है हमने वजीर के नियंत्रण में जो है विभाग कौन कौन से थे। अब है मुगल काल के अन्य पदाधिकारी। अब हम बात करते हैं मुगल काल के अन्य पदाधिकारी कौन कौन से थे। मुगल काल के जो है अन्य पदाधिकारियों के बारे में हम बात करते हैं तो मुगल काल के हैं अन्य पदाधिकारी जो कौन कौन से थे, अन्य पदाधिकारी कौन कौन से थे। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें है, पहला है मुशरिफ, वो होता था राजस्व सचिव। राजस्व जो सचिव होता था उसको मुशरिफ कहा जाता था, मुशरिफ होता था राजस्व सचिव। तथा नाजिरे बयूतात, नाजिरे बयूतात होता था शाही कारखानों का निरीक्षक। नाजिरे बयूतात होता था शाही कारखानों का निरीक्षक। जो सरकार के जो होते थे, मतलब शाही जो है राजा के उनके जो घराने के जो कारखाने होते थे, तो शाही कारखानों का जिसमें कोई भी चीज बनती हो तो शाही कारखानों का निरीक्षक होता था नाजिरे बयूतात। नाजिरे बयूतात होता था सरकारी जो कारखाने होते थे उनका निरीक्षक करता था। बितकिच होता था, बितकिच जो होता था, बितकिच जो होता था अमलगुजार, अमलगुजार का, अमलगुजार होता था जो राजस्व वसूल करता था। जैसे परगनों में या प्रांतों में तो अमलगुजार होता था, तो अमलगुजार का जो सहायक होता था उसको कहा जाता था बितकिच। तो बितकिच होता था, बितकिच होता था अमलगुजार का सहायक, इसको जो है बितकिच जो है कहा जाता था। इसके अलावा होता था स्वानिध निगार, समाचार लिखने वाला। स्वानिध निगार जो है समाचार लिखने वाला जो कार्य करता था समाचार लिखने का, उसको स्वानिध जो है निगार कहा जाता था। तथा फौजदार होता था
प्रत्येक जिले का फौजदार जो होता था, जिले की जो परगने भी है वो सूबों में बंटे थे, तो सूबों के वो जो जिले होते थे, तो फौजदार होता था जिले की सेना का प्रमुख। जो प्रत्येक जिले में जो सेना होती थी उनका जो प्रमुख होता था उसको फौजदार कहा जाता था। अमलगुजार होता था जो है मालगुजारी को एकत्रित करने वाला। अमलगुजार जो है ये होता था मालगुजारी को एकत्रित करने वाला। मालगुजारी को एकत्रित करने का कार्य जो कौन करता था? अमलगुजार। जो राजस्व या फिर प्रशासन में जो है मालगुजारी जो मिलती थी इनको, उस मालगुजारी का जो एकत्र करने का कार्य करता था वो अमलगुजार के द्वारा किया जाता था। तथा सिकदार होता था परगने का प्रमुख अधिकारी। सिकदार होता था परगने का प्रमुख अधिकारी जो होता था उसको हम सिकदार कहते थे, कि कहा जाता था परगने का जो परगने होते थे उन परगनों का जो है सूबे परगनों में बटे हुए थे, तो उनका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो सिकदार होता था, क्योंकि सूबों का तो होता था सेपहसालार और परगनों का होता था सिकदार। तथा आमिल होता था, ये जो है गांव के आमिल जो कार्य करता था, लगभग जो है आमिल जो है ये भी राजस्व संग्रहण करता था। तो राजस्व संग्रहण करता था जैसे अमलगुजार और जैसे ये करते थे, तो ये जो सीधा इसका काश्तकार होते थे उनके साथ में संबंध था, तो सीधे जो काश्तकारों से जो किसान जो कार्य करते थे उनके साथ जो सीधा संपर्क रखता था वो होता था आमिर। तथा फौतदार होता था खजांची। फौतदार है खजांची। जो खजांची जो होते हैं, जो उनका लेखा जोखा करने वाला, जो जिसके जो राजस्व इकट्ठा करता था, उनके जो खजांची होते थे उनको फौजदार कहा जाता था। कारकुन होता था क्लर्क। कारकुन जो होता था क्लर्क का कार्य करने वाले, उनको कारकुन कहा जाता था जो क्लर्क का कार्य करते थे। तथा कानून वो होते थे पटवारियों का अफसर। पटवारियों का जो अभी भी होता है कानून को जो कहा जाता था, जैसे तहसीलदार होता था, इनका एक पद था जैसे कानून को, तो नायब तहसीलदार को कहा जाता है। तो कानून को होता था पटवारियों का प्रमुख। मतलब जैसे पटवारियों का प्रमुख जैसे नायब तहसीलदार है, इनको तहसीलदार को कानून को कहा जाता है। तो जैसे ये जो पद है, तो ये वर्तमान में भी जो है हमारे पद मिलते हैं, लेकिन इनके जो है नाम परिवर्तन हो गए। तथा इसका कार्य होता था कानून का, जैसे किसी की जमीन है उसका पट्टा या उसका लेखा जोखा करने का जो कार्य होता था वो कानून का होता था। तो दोस्तों मुगल काल के जो अन्य पदाधिकारी है, तो उन पदाधिकारियों में देखिए कि सबसे पहले है जैसे मुशरिफ है। तो मुशरिफ होता था कि राजस्व सचिव। जो राजस्व है, जो भी राजस्व आएगा उसका जो एक सेक्रेटरी होगा, मतलब राजस्व इकट्ठे करने वाला नहीं है, वो तो दीवान के अधीन कार्य करेगा, लेकिन जो राजस्व का जो देखने का जो एक सचिव होता है, जैसे सचिव क्या होता है, जैसे वर्तमान में किसी भी जो पद पे जो आईएएस को नियुक्त किया जाता है जैसे सेक्रेटरी, तो या फिर गांव में भी सरपंच के नीचे जो सेक्रेटरी होते हैं तो उसके जो है सरपंच को जो है सहायता प्रदान करता है। तो ऐसी जो है दीवान जो मुशरिफ है वो दीवान को सहायता प्रदान करने के लिए राजस्व का जो है सचिव होता था, वो होता था मुशरिफ। नाजिर बयूतात कहा जाता था कि साइक जो कारखाने होते थे, जो सरकार के अधीन के जो सरकारी कारखाने हैं, उनको जो देखने का कार्य करता था वो होता था नाजिर बयूतात। नाजिर बयूतात जो होता था सरकारी कारखानों का निरीक्षण करने वाला। बिक्तिश होता था अमलगुजार जो है उसका सहायक। अमलगुजार का काम होता था मालगुजारी को एकत्रित करना। जो भी मालगुजारी जो एकत्रित होगी, जैसे वो पैसे के रूप में हो सकती है या फिर जमीन से भी जो चीज मिली है, तो उस मालगुजारी को एकत्रित करने का कार्य करता था अमलगुजार। इसके अलावा जो होता था स्वानिध निगार जो होता था, समाचारों को लिखने का जो कार्य करता था वो स्वानिध निगार होता था। और फौजदार जो होता था वो जिले की सेना का प्रमुख होता था। जैसे जिले की जो सेना होती थी, मीर बख्शी होता था केंद्रीय सेना का, और बख्शी होता था जो परगनों की सेना का। तो जो फौजदार होता था वो जिलों की सेना का जो है प्रमुख अधिकारी होता था। तथा फौजदार होता था इनका जो खजांची होता था। कारकुन जो पद होते थे वो क्लर्क होते थे। कानून वो होते थे जो पटवारियों का प्रमुख होता था।
जो जमीन पट्टे इनका जो लेखा जोखा करने का कार्य जो है कानून वो करता था, तथा सिकदार होते थे परगने के प्रमुख अधिकारी, और आमिल जो है राजस्व इकट्ठा करने वाला होता था। ये भी जो है अमल गुजारों के जो है सहायक या फिर अमल गुजारों के समान जो है ये राजस्व जो है इकट्ठा करने के कार्य करते थे। तो ये हुए हमारे जो है मुगल कालीन पदों के बारे में। हम देखते हैं मुगल काल की जो है सैन्य व्यवस्था कैसी थी, या मुगल काल की हम बात करते हैं मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो मुगल काल का जो सैन्य प्रशासन कैसा था, तो उनका जो सैन्य प्रशासन है वो लगभग मंगोलों के जैसा था। दशमलव प्रणाली पर था। सेना की जो है अलग अलग इकाइयों का जो है विभाजन हुआ। तो हम बात करते हैं मुगल कालीन सैन्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में। मुगल कालीन सैन्य प्रशासन। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। हम बात करते हैं अब मुगल काल की जो सैन्य व्यवस्था है वो कैसी थी, या फिर मुगल काल की हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था के बारे में, उनका जो प्रारूप था वो कैसा था। तो सेना के जो है 3 रूप थे। मुगल काल की जो सेना है इसके 3 रूप थे। 3 रूप थे जो सेना है उसके। इंपॉर्टेंट है कि सेना के कितने रूप थे, तो सेना के 3 रूप थे। तो इसमें है पहले जो आता था उसमें आता था मनसबदारों की फौज, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पद होता था वो मनसबदार होता था। तो पहले आते थी मनसबदारों की फौज। मनसबदारों की फौज, क्योंकि मनसबदारों में जो है शहजादे होते थे। राजा तो मनसब क्यों लेगा, लेकिन राजा मनसब देता था। तो शहजादे, अमीर, सुल्तान जो है तो उसके अलावा जो है जागीरदार, उनको मनसब दिया जाता था। तो पहली फौज जो होती थी, मुख्य जो फौज होती थी वो मनसबदारों की फौज होती थी, जिसमें दाखिले सिपाही और कुमू की सिपाही। इस मनसबदारों की फौज में जो होते थे 2 प्रकार के सिपाही होते थे। सिपाही दाखिले सिपाही, और दूसरे जो सिपाही होते थे वो थे दाखिले सिपाही, और दूसरे हैं कुमू की सिपाही। कुमू की सिपाही जो है इनकी फौज में जो है मनसबदारों की जो फौज में होते थे 2 प्रकार के सिपाही होते थे, दाखिले सिपाही और कुमू की सिपाही। तो इनमें जो है इनको जो ये सिपाही होते थे, जैसे इनमें एक सभ्य सिपाही होते थे और एक जो होते थे कि जो सेना का जो लड़ने का कार्य, इनको मनसब तो नहीं दिया जाता था, लेकिन ये जो है मनसबदार की जो फौजों को चलाते थे दाखिले सिपाही, और कुमू की सिपाहियों के द्वारा जो है मनसबदार की जो फौज चालू होती थी। तथा दूसरी जो होती थी अहदी और सभ्य सिपाही। दूसरे होते थे अहदी, दूसरी फौज का प्रकार था अहदी या सभ्य सिपाही। इन जो सिपाही है इनको जो है अहदी और जो सभ्य सिपाही है इनको मनसब नहीं मिल सकता था, तो ये फौजों की जो है दूसरी श्रेणी में आ गई। और तीसरी जो श्रेणी थी सेना की वो थी राजपूत राजाओं की फौज। राजपूत राजाओं की फौज। तो दोस्तों तीसरी जो है राजपूत राजाओं की फौज, इसको जो है मुगल काल में जो राजपूत राजाओं की फौज है इसने जो है मुगल काल में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया। अकबर को भी जो है राजा मानसिंह द्वारा जो है फौज जो है उपलब्ध करवाई गई, जैसे आमेर के शासकों ने जोधपुर, बीकानेर, नागौर तथा जिन राजपूत राज्यों को इन्होंने अधीन कर लिया था उन राजपूत राजाओं ने भी इनको फौज उपलब्ध करवाई थी। जैसे मिर्जा राजा जय सिंह ने जो है शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब के समय जो है अभियान चलाया, तो उसमें भी जो है राजपूत सैनिक थे। तो राजपूत राज्यों की फौज ने जो है इसमें जो है सबसे ज्यादा योगदान दिया। तो सेना के जो है 3 गठन थे। मनसबदारों की फौज जिसमें जो है दाखिले सिपाही और कुमू की सिपाही होते थे, अहदी और सभ्य सिपाही होते थे जो इनको मनसब नहीं मिलता था, लेकिन ये क्या है एक फौज की श्रेणी थी। और तीसरी जो होती थी राजपूत राजाओं की जो फौज होती थी। तथा सेना का जो विभाजन था वो था 5 भागों में। सेना का विभाजन था वो था 5 भागों में। सेना विभाजन जो है वो किया गया 5 भागों में।
इसमें होता था पैदल सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना तथा तोपखाना, हाथी, तोपखाना, हाथी और जल सेना। सेना का जो विभाजन है वो तोपखाना, हाथी और जल सेना में जो होता था। तो हम बात करते हैं पैदल सैनिक। तो पैदल सैनिकों के दो प्रकार थे। पैदल सैनिकों के दो प्रकार थे, अहसाम और सेहबंदी। पैदल सैनिकों के भी जो दो प्रकार है वो थे अहसाम और सेहबंदी। अहसाम और सेहबंदी जो है पैदल सेना के। अहसाम के पास जो होता था एक छोटा जो है भाला या तलवार जो है कटारनुमा जो हथियार होता था जो है वो होता था अहसाम सैनिकों के पास में। तथा इनके पास जो है इनका युद्ध जो है नाम मात्र का होता था। अहसाम जो सैनिक है इनके पास जो है छोटा जो भाला, इनको मतलब आगे आगे जो है एक रिजर्व फौज के रूप में रखा जाता था। तो वो होते थे अहसाम सैनिक। इनका युद्ध के जो है युद्ध में बहुत कम योगदान होता था। इसके अलावा जो है सेना में जो बेकार लोग जो भर्ती कर लिए जाते थे, मतलब जो कुछ नहीं कर रहे उनको सेना में, तो बेकार जो भर्ती लोग होते थे उनको जो है सेबंदी कहा जाता था। इनका भी युद्ध में बहुत कम योगदान होता था। तो लेकिन पैदल सेना जो है युद्ध में योगदान ज्यादा होता था, घुड़सवार सेना का और तोपखाना और हाथी का। तो जो पैदल सैनिक होता था योगदान कम होता था। ऐसा में होता था कि जैसे छोटे छोटे जो है एक भाला लेके या फिर छोटी तलवार जो कटारनुमा जो तलवार लेके वो लड़ते थे, तो अहसाम सैनिक होते थे। तथा बेकार जो बैठे हुए लोग हैं जिनको कोई काम नहीं था, और जब मुगल कालीन जो शासकों के अभियान है तो उप अभियानों में भी इनको भर्ती कर लिया जाता था। तो बेकार जो सैनिक होते थे इनको सेबंदी कहा जाता था। घुड़सवार सेना जो होती थी वो होती थी बरगीर और सिलेदार। घुड़सवार सेना के भी जो है दो प्रकार होते थे, बरगीर राज और से सुविधा, और होता था सिलेदार स्वयं अपने शस्त्र। बरगीर होते थे जो जिनको घुड़सवार सेना के दो प्रकार होते थे, बरगीर और सिलेदार। तो बरगीर जो होते थे वो बरगीर जो है उनको राज्य की ओर से अस्त्र शस्त्र जो भी जो जरूरत के जो सामान थे, जो एक सेना को जरूरत के जो सामान चाहिए, तो वो सारे जो चीजें उपलब्ध करवाते थे, तो वो राज्य उपलब्ध करवाता था। उन सैनिकों को बरगीर सैनिक कहा जाता था। और सिलेदार जो होते थे जो अलग अलग जो प्रांतों के जो राजाओं के जो मातहत होते, जो राजाओं के अधीन कार्य करते थे, वो अपने अस्त्र शस्त्र खुद लेके चलते थे, उनको सिलेदार कहा जाता था। तथा तोपखाना विभाग भी जो है इसमें जो सैनिक होते थे उनको जिंसी और दस्ती सैनिक। तोपखाना में जो है जिंसी, दस्ती और बंदूकची है जो चलाने में जो माहिर होते थे, इनकी जो है तोपखाना जो है विभाग में भर्ती की जाती थी। तथा हम बात करते हैं कि मुगल काल में जो तोपों के जो प्रयोग की, तो तोपों का जो प्रयोग है सबसे पहले जो बाबर ने जो तोपों का जो प्रयोग हुआ 1519 में बाबर ने किया भैरा किले आक्रमण पर। और इससे पहले भी बात करें तो दक्षिणी भारत में जो बहमनी साम्राज्य है उसमें जो है मोहम्मद जो शाह था, उसके समय जो है तोपों का प्रयोग हुआ। तथा इनकी जो है निजी जो है इनकी जो हाथी जो सेना है, तो हाथी सेना भी इनके साथ में चलती थी। तथा जो है इनकी जो जल सेना है, निजी सेना नहीं होती थी। इनकी जो सेना है अधीन जो है खुद की निजी सेना नहीं था, लेकिन ये अबिसीनिया के जो सिद्दी थे, तो अबिसीनिया के जो सिद्दी है मतलब जजीरा और इनके जो सिद्दी है, उन्होंने जो है अपनी सेना उनके जो इनको युद्ध लड़ना है, मान के चलो नौसेना अभियान करना है, तो उन नौसेना अभियान में जो है इनको जो है सेना उपलब्ध करवा दी जाती थी, वो करवा दी जाती थी सिद्दियों के द्वारा। तथा नावों का जो निरीक्षण करता था वो करता था मीर बहरी जो है वो नावों का निरीक्षण करता था, नाव निरीक्षण करता था।
दोस्तों तो इनके जो सैन्य संगठन के बारे में हम देखते हैं तो देखो सैन्य संगठन है इनका कि मुगल काल की जो सैन्य व्यवस्था है, इजी है, ज्यादा वो नहीं है, कि मुगल काल की जो सैन्य व्यवस्था है उसके कितने रूप थे, 3 रूप थे। पहली है मनसबदारों की फौज, जिसमें है दाखिले सिपाही और कुतुकी सिपाहियों को भर्ती किया जाता था। जो पहली जो फौज होती थी मनसबदारों की, जिसमें दाखिले सिपाही और कुतुकी सिपाहियों को भर्ती किया जाता था। दूसरी होती थी अहदी और सभ्य सिपाही। ये जो है इनकी फौज का भी इंपॉर्टेंस होता था, लेकिन जो है अहदी और जो सभ्य सिपाही होते थे ये जो है इनको मनसब नहीं दिया जाता था। तीसरी जो फौज होती थी वो होती थी राजपूत राजाओं की फौज, जिन्होंने अपना योगदान जो है मुगल कालीन शासकों के साथ युद्ध लड़ते समय अपना जो है अलग अलग जो है जगह पर इन्होंने अपना योगदान दिया। सेना का जो विभाजन है वो 5 भागों में किया जाता था। मोस्टली जो भी अभी भी जो है सेना का विभाजन जो पहले से ही चला आ रहा था, 5 भागों में विभाजन होता था। किसी भी जो एक सेना का जो मैदान होता है एक शतरंज के मैदान जैसा होता है, तो सेना में सबसे पहले होता है जो राजा होता है वो सेना का नेतृत्व करता होता है, तो मतलब या तो हाथी या घोड़े पे बैठता है। तो सेना के जो है विभाग होते हैं, जैसे पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी सैनिक। इनका एक जो है नया जुड़ गया जो है सेना में कि तोपखाना, क्योंकि बाबर के आने के साथ में जो है एक हिंदुस्तानी सैन्य जो व्यवस्था है उसमें एक नया पद जुड़ गया, तोपखाना। और उसके अलावा जो है इनकी हाथी सेना जो है, पहले से युद्धों में हाथियों का उपयोग होता था, तथा जल सेना का भी जो है, इनकी अपनी निजी सेना नहीं थी, लेकिन जंजीरा के जो सिद्दी थे, जंजीरा के जो सिद्दी थे, उन जो सिद्धियों के जो इन की सेना का जो है कभी कभी उपयोग करते थे। जो सेना का जो है देखभाल जो है नावों का जो देखभाल करता था वो मीर बहरी नामक अधिकारी करता था। तो पैदल सैनिक होते थे एसाम सैनिक, इनके पास छोटे भाले और छोटी तलवार होती थी। युद्ध के मैदान में इनका बहुत कम उपयोग होता था। सेबंदी होते थे, बेकार लोगों को जो भर्ती सेना में कर लिया जाता था कभी जरूरत के समय, तो उनको जो है सेबंदी कहा जाता था। अश्व जो घुड़सवार सेना होती थी उसमें बरगीर जो राज की ओर से इनको सुविधा मिलती थी, और सिलेदार है स्वयं अपने अस्त्र लेके चलते थे। तोपखाना जो है जिंसी, दस्ती और बंदूकची जो उसमें नियुक्ति की जाती थी, जिंसी और दस्ती और बंदूकजी लोगों की, तथा हाथी जो सेना है उसका गठन किया गया, तथा जल सेना का। तो सेना के 5 विभाग थे, पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, हाथी और जल सेना का। अब हम बात करते हैं मुगल काल के जो एक नए जो पद और नई जो व्यवस्था के बारे में, जो अकबर के समय प्रारंभ हुई, जो चंगेज खां की व्यवस्था मतलब 10 मलब प्रणाली पर आधारित थी, तो उस व्यवस्था के आधार पर हुई। अब हम बात करते हैं मुगल काल के समय की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, कि मुगल काल की जो मनसबदारी व्यवस्था है वो क्या थी उसके बारे में। तो मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभकर्ता इतिहास में था चंगेज खान, और मुगल काल में अकबर। आईने अकबरी, अबुल फजल, मनसबदार 33 श्रेणियों का उल्लेख करता है। मनसबदारों की जो है 33 श्रेणियों का उल्लेख करता है, और तथा कुछ इतिहासकार जो है 66 श्रेणियों का उल्लेख करते हैं। कुछ इतिहासकार 66 श्रेणी बताते हैं मनसबदारों की, लेकिन आईने अकबरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो माना गया अबुल फजल द्वारा रचित, तो आईने अकबरी के जो रचयिता है अबुल फजल, वो मनसबदारों की जो श्रेणी बताते हैं वो बताते हैं 33 श्रेणियों में जो है मनसबदारी व्यवस्था का विभाजन हुआ। मनसब जो प्रणाली थी, तो जो मनसब जो प्रणाली थी वो दरअसल क्या थी, देखो कि मनसब प्रणाली में प्रत्येक सूबे या सरकार में जो है एक पद दिया जाता था। तो पद जो है मनसब को कहते थे, पद जो दिया जाता था उसको कहते थे मनसब। तो जो प्रत्येक सूबे में एक अधिकारी को जो पद दिया जाता था, या फिर उसको अपने
ओहदे के अनुसार कि उसका ओहदा कितना रखता है, तो वो पद दिया जाता था, उसको जो है मनसब कहा जाता था। अकबर काल में सबसे कम मनसब 10 का, तो अकबर काल में जो है सबसे कम जो मनसब दिया जाता था वो था 10। सबसे अधिक 10,000 और अंत समय में कर दिया, ये मनसब बढ़ा दिया। अंतिम समय में जो है शासक था अकबर, तो मनसब कर दिया बढ़ाकर 12,000। मनसब जो होता था, तो इसमें क्या है, जात और सवार पदों के जो है अनुसार जो है, जात पद और सवार पद के अनुसार अकबर के समय जो है हिंदुओं को सबसे अधिक मनसब दिया गया, तो जिसमें मान सिंह को 8,000 और मिर्जा अजीज कोका को, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा जो मनसब है, तो अकबर ने जो सबसे ज्यादा जो अधिक मनसब दिए थे मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका को। तो सबसे बड़े जो मनसब दिए थे अकबर के समय मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका को दिए अकबर ने 8,000 जो है मनसब इनको प्रदान किए गए। तथा सवार से मनसब में जो होता था सवार और जात, मनसब में दो होते थे पद, सवार और जात। सवार से जो है घुड़सवार संख्या कि एक मनसब जैसे किसी को दिया, जो उसमें मनसब में दो चीजें मिलती थी, किसी को एक मनसब दिया तो उसी के अनुसार, जैसे एक मनसब दिया तो एक मनसब के पास भाई एक तो उसको जात पद मिला, और जैसे 4,000 जात पद है किसी के तो उसको जात पद मिला, और उसके जो है सवार होता था घुड़सवार, मतलब उसके जो है उसके एक मनसबदार के जो अधीन है कितने घुड़सवार है उसके अधीन जो कार्य करते थे, तो सवार और जात के अनुसार जो है मनसब का विभाजन हुआ। तो जो सवार पद है वो घुड़सवार को जो है का बोध होता है, घुड़सवार जो है जिसे घुड़सवार संख्या का बोध, जिसे जो है मनसबदार अपने पास रखता था। तथा सवार संख्या जो होती थी जात होता था पद। तो सवार है ये जो है जात से अधिक होता था, क्योंकि मनसब में जो है सवार मिलते थे, तो सवार में जो है तो इनका जो है जात होता था पद, तो जो पद की जो श्रेणी है वो सवार जो है ज्यादा हो सकते थे लेकिन जात ज्यादा नहीं बढ़ पाता था। तो कहीं कहीं जो है जात पद भी ज्यादा बढ़ा दिए लेकिन जो है पद नहीं बढ़ता था, लेकिन सवार जो पद है वो संख्या को इंगित करता था घुड़सवार संख्या कितनी थी। तो मनसबदारों में जो है कि कौन कौन सी इनकी श्रेणी थी, तो मनसबदारों में जो होते थे 500 से जो नीचे, 500 से नीचे जिनको मिलता था मनसब, तो 500 से नीचे वाले जो है, नीचे वाले जो थे इनको कहा जाता था मनसबदार। 500 से नीचे जिनको मनसबदार मिलता था उनको मनसबदार कहा जाता था। 500 से अधिक, 500 से अधिक और 2500 से कम इनको कहा जाता था अमीर, और 2500 से अधिक उच्चतम, मतलब जो हाईएस्ट जो दिए जाते थे उनको कहा जाता था अमीर ए उम्दा। अमीर ए उम्दा जो है इन लोगों को कहा जाता था अमीर ए उम्दा, तथा इनको जो है उम्दा ए आजम भी कहा जाता था। अमीर ए उम्दा या उम्दा ए आजम, उम्दा ए आजम जो है इनको कहा जाता था। मनसबदारी जो व्यवस्था में उन्हें इनके जो समय है मुगल कालीन जो शासकों के समय, अलग अलग शासक के समय अलग अलग परिवर्तन हुए, तो मनसबदारों को जो वेतन मिलता था वो मिलता था इनको जागीर रूप में या नगद रूप में। मनसबदारों को जो वेतन मिलता था, वेतन जो इनको मिलता था जागीर या नगद रूप में इनको वेतन दिया जाता था। मनसबदार के जो घोड़े होते थे, घोड़े पर दाग लगाया जाता था। पहली जो व्यवस्था थी घोड़े पर दाग लगाया जाता था, लेकिन कितने दाग लगाए जाते थे? 2 दाग। मनसबदार के जो घोड़े होते थे उन पे 2 दाग, एक दाग तो जो सेना का है और एक जो इंगित करता है कि ये मनसबदार का घोड़ा है। तो घोड़े पर 2 दाग लगाए जाते थे मनसबदारों के समय में। मनसबदारों में जो है जागीर के समय
जहांगीर के समय जो है बड़ी सैन्य टुकड़ी रखने के लिए, जहांगीर के समय जो है जहांगीर समय बड़ी सैन्य टुकड़ी रखने के लिए, टुकड़ी रखने हेतु परिवर्तन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि मनसबदारी में परिवर्तन जहांगीर ने किया था पहला परिवर्तन, तो मनसबदारी में जो परिवर्तन करता है जहांगीर, ये है सिंगस्पा। क्वेश्चन बहुत आया एग्जाम में, सिंगस्पा और दुअस्पा जो है, इसने जो है सिंगस्पा और दुअस्पा जो है मनसबदारी जो प्रथा प्रारंभ की गई जहांगीर के द्वारा। तथा शाहजहां के शासन काल में जो है सवार पद में बहुत बड़ी कमी आई। शाहजहां ने जो अभियान ज्यादा नहीं करे, तो शाहजहां के समय जो है सवार पद में कमी आई, और इसके समय जो है मनसबों को जो कहा गया, इसने जो परिवर्तन किया, इसको महावारी जो है, इसको महावारी इसके भी परिवर्तन है जो है महावारी व्यवस्था या सिसमाही व्यवस्था प्रारंभ। सर्वाधिक मनसब दिए औरंगजेब ने, सर्वाधिक मनसब प्रदान औरंगजेब द्वारा। ये मनसबदारी व्यवस्था कोई इतिहासकार कहता है कि जो है मुगलों के जो पतन का कारण भी रहे, क्योंकि मनसब जो है इन्होंने दे दिए, बड़े बड़े जो शासकों को मनसब प्रदान कर दिए थे, तो मनसब प्रदान कर दिए तो उन शासकों ने जो है बाद में एक समय आया कि वो मनसब जो दार है बहुत बड़े हो गए राजाओं से भी, तो उन्होंने क्या है अपनी एक स्वतंत्र सेना का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। तो स्वतंत्र सेना का निर्माण कर दिया तो इन्होंने जो है मनसबदारों ने ही जो है बाद में विद्रोह कर दिया था। तो दोस्तों हम बात करते हैं मुगल कालीन जो एक नई व्यवस्था के बारे में, तो वो है मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी जो व्यवस्था है, तो इसका जो प्रारंभ होता है इतिहास में, हम बात करते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो होता है इतिहास में चंगेज खां ने जो है अपनी सैन्य संगठन का जो गठन किया दशमलव प्रणाली पर, वो चंगेज खां ने किया। तो चंगेज खां ने एक नई व्यवस्था जोड़ी इतिहास में, मनसबदारी व्यवस्था। अपनी सैन्य संगठन को उचित बनाने के लिए मनसबदारों के अधीन जो सेना विद्रोह नहीं करे, जो एक सेना, एक प्रत्येक जो मनसब है दार है वो जो है शासक के अंडर जो है, शासक के नीचे जो काम करे और शासक की जो बातों को माने, एक सेना में जो है एक चुस्ती फुर्ती, क्योंकि राजा प्रत्येक जो है राजा का जो कर्तव्य होता है युद्ध अभियान छेड़ना या युद्ध का नेतृत्व करना, युद्ध लड़ना कभी राजा का कर्तव्य नहीं होता। तो इसलिए राजा को मनसबदारों ने जो है सहायता प्रदान की, तो जिससे राजाओं ने बड़े बड़े युद्ध जीते। तो जो अकबर ने जो मनसबदारों की जो है अकबर ने प्रारंभ किया, तो ये जो प्रणाली ली गई वो चंगेज खां की जो है से ली गई। तो चंगेज खां ने जो अपनी सेना है वो मनसबदारों के अधीन नियुक्त कर रखी थी, जो मनसबदार राजाओं के प्रति वफादारी से कार्य करते थे। अकबर के समय जो है मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात होता है अकबर के समय। आईने अकबरी के जो लेखक है अबुल फजल जो है मनसबदारों की 33 श्रेणियों का उल्लेख करते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार मनसबदारों की 66 श्रेणियों के बारे में विवरण देते हैं। लेकिन जो है माना जाएगा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अकबर के जो शासन का जो प्रबंध जो शासन काल था उसका जो विवरण देता है अबुल फजल, तो अबुल फजल का ही जो माना जाएगा कि अबुल फजल जो है मनसबदारों की जो है 33 श्रेणियों का उल्लेख करता है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं कि मनसबदारों का जो है, मनसबदार क्या होता है? मनसब होता है पद जो दिया जाता था, उसमें जो है सवार और जात जो पद होते थे, तो इनको मनसबदारों को जो वेतन मिलता था वो मिलता था जागीर या नगद रूप में। मतलब या तो मनसबदार को जागीर दे दी जाएगी, वैसे नगद रूप में कम दिया जाता है, मुख्यतः ये है जागीर के रूप में जो है इनको मनसबदारों को वेतन मिलता था। अकबर के समय में जो सबसे कम जो मनसब था वो था 10। किसी भी छोटा मतलब 10 होगा, गांव में किसी को मतलब मनसब दिया होगा, चूंकि सबसे छोटी इकाई थी 10, तो सबसे छोटा जो मनसब है वो 10 का जो है मनसब दिया गया। सबसे जो अधिक मनसब दिया गया अकबर के समय 10,000 दिया गया। लेकिन अंत के जो समय, अकबर के जो शासन का अंतिम जो समय था,
जो अकबर ने कहते हैं 1627 तक शासन किया था। तो अकबर के समय का जो सबसे जो है 1605 ईस्वी तक अकबर ने शासन किया था। तो 1605 ईस्वी के जो अंतिम मतलब 1600 ईस्वी के बाद में तो अंतिम समय में अकबर ने जो है मनसबों की संख्या जो है 12,000 कर दी। सबसे जो अधिक जो है मनसब है हिंदुओं को भी अकबर के द्वारा बांटे गए, जिनमें मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका को जो है अकबर के समय 8,000 का मनसब जो है प्रदान किया गया। मनसबदार से जो है इससे पद से क्या तात्पर्य होता है, तो मनसबदार होता है सवार। इसमें जो है सवार और जात दो होते हैं। मनसबदार की जो श्रेणी होती थी, मतलब मनसबदार के जो है दो शब्द इंगित करते हैं मनसबदार को, तो इसमें होता है सवार और जात। सवार पद है वो जात से अधिक हो सकते हैं, जात से अधिक ही रहते थे, सवार पद हो सकते थे और जात से अधिक होते थे। और इसमें से जो है सवार से जो है घुड़सवार, नाम से पता चलता है घुड़सवार की संख्या का बोध होता है कि एक मनसबदार के पास में कितने घुड़सवार सैनिक जो है उपलब्ध है। तथा मनसबदारों का जो विभाजन होता है ऐसे होता है कि 500 से जो कम, जो नीचे जिसको मनसब प्रदान हुआ है 500 से नीचे, उसको कहा गया मनसबदार। नामों का जो इनका है कि भाई क्या क्या नाम है, तो 500 से नीचे, जिसको 500 से नीचे मतलब 499 तक मनसब दिए गए, उसको कहा गया मनसबदार। 500 से अधिक और 2500 से कम उसको कहा गया, एक जो बीच की श्रेणी है उसको कहा गया अमीर। और 2500 से अधिक और उच्चतम जो मनसब दिए जाते थे उनको कहा जाता था अमीर ए उम्दा या उम्दा ए आजम। उम्दा ए आजम या अमीर ए उम्दा जो है इन मनसबों को कहा गया। घोड़े पर जो है मनसबदारों के जो घोड़े होते थे, जो सवार जो लेके चलते थे, घुड़सवार के जो घोड़े होते थे, उन घोड़ों पर जो है दाग लगाया जाता था। जो दाग व्यवस्था जो चालू हुई, जो बलबन के समय प्रारंभिक रूप जो है सेना में परिवर्तन किया, बल ने जो है दीवाने जो आरिज जो पद चालू किया था सैन्य व्यवस्था का, तो उस समय जो है घोड़ों पर दाग लगाना प्रारंभ किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है दाग और हुलिया प्रथा जो है प्रारंभ हुई, तो दाग और हुलिया में जो है घोड़े पर एक दाग निशान लगाया जाता था कि क्योंकि क्या होता था, काफी बार जो है जो हमको कि सेना की जो है कि घोड़ा दिखाया कुछ, और जो सेना के समय, क्योंकि खच्चर घोड़े या टट्टुओं को भी जो है सेना में के युद्ध के समय, अभियानों के समय ले दिया जाता था, तो घोड़ों पर एक ठप्पा लगाया जाता था कि ये घोड़ा जो है सैन्य जो है संचालन में या मतलब सेना का जो है कि युद्ध अभियान में जाने लायक घोड़ा है, तो एक घोड़े पर दाग लगाया जाता था। लेकिन जो इनके सामने जो एक मनसबदारी व्यवस्था हुई मुगलों के समय, उस मनसबदारी व्यवस्था में घोड़ों पर दाग लगाए जाते थे, वो दाग लगाए जाते थे दो। लेकिन दाग क्या है, इनके समय में घोड़े पर दाग लगाते थे वो दो दाग लगाए जाते थे। जहांगीर के समय जो है बड़ी सैन्य टुकड़ी रखने के लिए, जहांगीर के समय जो है बड़ी सैन्य टुकड़ी के लिए रखने के लिए मनसबदारी व्यवस्था में एक परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन हुआ जहांगीर ने जो परिवर्तन किया, एग्जाम में बहुत पूछा है कि सिंह अस्पा और दो अस्पा श्रेणी, सिंह अस्पा और मनसबदार की सिंह अस्पा और दो अस्पा श्रेणी, या सिंह अस्पा और दो अस्पा श्रेणी, खाली पूछ लिया कि सिंह अस्पा और दो अस्पा किसके समय जो है प्रादुर्भाव हुआ, तो जहांगीर के समय मनसबदार की जो दो व्यवस्था सिंह अस्पा और दो अस्पा का जो प्रारंभ है जहांगीर के समय हुआ। शाहजहां के जो समय, शाहजहां ने युद्ध अभियान ज्यादा नहीं किए, तो शाहजहां के समय जो है मनसबदार में जो है सवार पद में काफी कमी आई, और इस जो व्यवस्था को जो है मनसबदार की एक नई व्यवस्था महावारी व्यवस्था कहा गया, या इसको सिसमाही व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो शाहजहां के समय होता है। महावारी व्यवस्था या सिसमाही व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो मनसबदार में शाहजहां के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। महावारी व्यवस्था या सिसमाही व्यवस्था का प्रारंभ मुगल काल में सबसे अधिक जो मनसब जो प्रदान किए गए वो औरंगजेब के समय में सबसे अधिक जो मनसब प्रदान किए गए। तो दोस्तों हमने बात की मुगल काल के प्रशासन में, आज हमने बात की थी मुगल कालीन जो है वजीर के अधीन जो है के अधीन जो प्रणाली, जो वजीर प्रणाली थी उसके अधीन जो कार्य करने वाले लोग, तथा मुगल काल के जो है अन्य कौन कौन से पदाधिकारी थे, मुगल कालों का जो है सैन्य संगठन व्यवस्था के बारे में, सैन्य व्यवस्था के बारे में, और अभी हमने बात की मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, मुगल कालीन की जो है मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। अब हम अगली कक्षा में बात करेंगे मुगल कालीन कृषि, राजस्व, आर्थिक जो है उनकी व्यवस्था के बारे में, तथा उनकी जो है अगला हमारा भी काफी बच रहा है इसमें मुगल कालीन जो प्रशासन के बारे में। अभी तो इनका स्थापत्य कला और जो निर्माण कला जो है उसमें इनकी अभूतपूर्व देन है, या फिर मुगल काल में जो शाहजहां का काल है स्थापत्य कला का स्वर्णयुग काल कहा जाता है।
तो उसके बारे में हम हमारी बात करेंगे हम अगली कक्षा में। तो अभी जो है हमारा ये टॉपिक जो है मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बात की, तो हमारी कक्षा अभी समाप्त होती है। हम मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। नमस्ते।